Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, नेक्सन न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान होना शेष है। उसके लिए 3 दिन का समय रह गया है। यहाँ तक कि इंडिया और एनडीए के बीच में घमासान जारी है और एनडीए की तरफ से सिर्फ एक ही नेता, स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री मोदी ही उस ओर से बैटिंग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, स्टालिन जैसे नेता अपने अपने क्षेत्र में पूरी तरीके से चाक चौबंद नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ साथ तेजस्वी यादव ने हिंदी बेल्ट में जिस तरीके से अपने निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार को रखा है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि एनडीए, खास तौर से प्रधानमंत्री मोदी, इंडिया ब्लॉक के नेताओं के हमलों से घबरा से गए हैं। यही वजह है कि वो अब ऊट पटांग बयान देने लगे हैं। जहां शुरुआत में उन्होंने मंगलसूत्र मुसलमान, मस्जिद हिंदू किया, अब धीरे धीरे उनका भाषा का स्तर काफ़ी नीचे आता जा रहा है। ये देखा जा रहा है कि वो कभी भी किसी कुछ भी कहने में नहीं चूक रहे हैं। ये लोगों में चर्चा है कि आज तक के जितने भी प्रधानमंत्री हुए, उनकी भाषा का स्तर इतना कभी नहीं गिरा जितना कि वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषणों में जिस तरीके से निम्न स्तर पर उतर आए हैं, उससे लग रहा है कि उनको सामने से हार दिख रही है। उधर दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक के नेता अपनी बढ़ती लोकप्रियता और स्वीकार्यता को देखकर मन ही मन खुश होने लगे हैं और वो खुलेआम मंचों से ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अब तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले हैं। उनको जनता ने बाय बाय टाटा बाय बाय कर दिया है। इस तरीके के बयान जब जनता के सामने राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी कहते हैं तो जनता उनके उस पर ताली बजाती है और खुशी का इजहार करती है। इसका मतलब है कि जनता को भी यही सब सुनना पसंद आ रहा है। धीरे धीरे इंडिया ब्लॉक की मीटिंगों में जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही है, उसको देखकर मोदी सरकार और प्रधानमंत्री की सांसें उखड़ती नजर आ रही हैं। 7वें चरण के चुनाव के मतदान के आने के करीब मोदी हाँफने लगे हैं। जिस तरीके से वो निशाने पर रखते हैं विपक्षी दलों के नेता, जैसे कि बिहार में उन्होंने जाकर ये कहा कि हेलीकॉप्टर से दौरा करने वाले तेजस्वी यादव को अब जेल की हवा खानी पड़ेगी, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इस बात को लेकर, प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान को लेकर पूरे देश में काफ़ी चर्चा रही। आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने किसी विपक्ष के नेता पे ऐसा तीखा हमला कभी नहीं किया। बशर्ते इससे पहले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी काफ़ी हिटलर और तानाशाही के रूप में जानी जाती थी, लेकिन उन्होंने ऐसे बयान पब्लिक मीटिंग में कभी नहीं दिए। आज लोग ये समझने लगे हैं कि देश में परिवर्तन की लहर चल पड़ी है और जनता का उसे समर्थन मिल रहा है। पूरी तरीके से अब जनता उन मुद्दों से जुड़ती जा रही है जो उनकी ज़िंदगी को, उनकी दैनिक रूटीन लाइफ को प्रभावित करते हैं। जैसे कि मूल मुद्दा रोजगार है, महंगाई है, किसानों की समस्याएं हैं, खेती बाड़ी है और उनसे संबंधित जो उत्पाद हैं उन पर लगी जीएसटी है। जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं और उनकी वजह से महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषणों में ना तो महंगाई की बात करते हैं, ना बेरोजगारी की बात करते हैं। उनने जब भी मुंह खोला है तो उसमें मुस्लिम, मस्जिद और इसी तरीके से के शब्द निकलते हैं। तेजस्वी यादव अपने उसमें कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कभी जन सरोकारों से जुड़े हुए
मुद्दों पर बात नहीं करते हैं। उनकी मीटिंग में कभी भी बेरोजगारी पे बात नहीं होती है। उनके आर्थिक जो हालात दिख रहे हैं, देश के गरीब गुरबे की जो आर्थिक स्थिति होती जा रही है, उस पर प्रधानमंत्री कभी मुंह नहीं खोलते हैं। उस पर उनकी जुबान खुलती है तो मुसलमान पे, मस्जिद पे और मंगलसूत्र से लेके मुजरा करने तक की बात को वो अपने भाषणों में इस्तेमाल करते हैं। अफसोस की बात तो यह है कि जब उन्होंने मुजरा जैसे शब्द का इस्तेमाल विपक्षी राजनीतिज्ञों पर किया तो लोग भी शर्म कर गए कि उनकी पार्टी में भी महिलाएं हैं, और उन्होंने मुजरा शब्द का इस्तेमाल किया तो उनको इस बात का होश नहीं था कि उनकी पार्टी में जो महिला नेता हैं उन पे क्या गुजर रही होगी। लेकिन इस बात पे भी गौर करना चाहिए, जब भी कभी देश में किसी महिला के साथ में उत्पीड़न या शोषण होता है तो उस पर भाजपा कभी खड़ी नहीं होती है। जैसे कि 1 साल से ज़्यादा समय हो गया है मणिपुर मुद्दे पर ना तो केंद्र सरकार उस पर एक्शन लेती है और ना ही प्रदेश सरकार, जहाँ पे भाजपा की सरकार है, उन्होंने वहाँ किसी प्रकार का बदलाव किया है, ना उनके लोगों की कोई भी दुख पीड़ा को समझने की कोशिश की। प्रधानमंत्री मोदी देश विदेश घूमते रहे लेकिन मणिपुर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि महिला उत्पीड़न का जिस तरीके से भाजपा और मोदी सरकार ने जिस तरीके से उनका तिरस्कार किया है, उनके दुख दर्द को समझने की कोशिश नहीं की है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये सरकार महिला विरोधी है। और अक्सर ये देखा गया है कि जो भी महिला उत्पीड़न में दोषी होते हैं, भाजपा उसके सामने, उसके पक्ष में खड़ी रहती है। जैसे कि गोंडा, यूपी के गोंडा के जो सांसद हैं भाजपा के, बृजभूषण शरण सिंह, जो भारतीय कुश्ती संघ के भी अध्यक्ष थे, उन पे बलात्कार जैसे आरोप लगे, वो भी साधारण सी और महिलाओं ने नहीं बल्कि ओलंपिक महिला खिलाड़ियों ने लगाए, उसको बीजेपी ने पूरी तरीके से बचाव किया और अंत में उनको टिकट ना देकर बल्कि उनके ही परिवार के उनके बेटे को टिकट दिया गया। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि भाजपा हमेशा महिला उत्पीड़न करने वालों के पीछे खड़ी रही। जैसे कि कुलदीप सिंह सेंगर जो कि यूपी के विधायक रहे, उनके साथ भी सरकार और पार्टी पूरी तरीके से खड़ी रही। हाथरस का जब कांड हुआ उसमें भी दलित महिला युवती के साथ में बलात्कार हुआ, तब भी सरकार ने उस महिला और परिवार को धमकाना और शुरू किया। साथ में उत्तर प्रदेश पुलिस ने पूरी तरीके से जो कम्युनल रोल प्ले किया, उससे सरकार के साथ साथ प्रदेश की पुलिस की भी बड़ी शीशा लेदर हुई। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी हिंदू मुस्लिम मस्जिद में जुटे रहे लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष ने मूल मुद्दों को पकड़े रखा, जैसे कि युवा, बेरोजगारी, महंगाई, संविधान की रक्षा, घर की महिलाओं की आर्थिक व्यवस्था। इसके साथ साथ उन्होंने संविधान के साथ साथ आरक्षण को भी, मुद्दों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। उससे जनता उनकी बात को समझने लगी और उसका परिणाम यह है कि लोग अब ये कहने लगे हैं कि 4 जून तक अब देश में बदलाव की स्थिति आ गई है और नई सरकार का गठन होने वाला है। नमस्कार। ये संविधान बचाने का भी चुनाव है और ये संविधान है जो हमें सम्मान दिलाता है। यही संविधान है जो हमारे हक अधिकार की रक्षा करता है। यही संविधान है जो हमारी संजीवनी है। और ये भी आप लोग जान गए होंगे कि इधर जो देखने को मिल रहा है कि बीजेपी और बीएसपी ने अंदर ही अंदर हाथ मिला रखे हैं। इसलिए सावधान हो कि नहीं हो सावधान आप लोग। इसलिए जहां हम अपने लोगों से सहयोग और समर्थन मांग रहे हैं, वहीं अपने हम बहुजन समाज के लोगों से भी अपील करना चाहते हैं कि ये चुनाव बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को बचाने का है। इसलिए हमारा इंडिया गठबंधन का साथ दीजिए, सहयोग कीजिए, जिससे आने वाले समय में हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बचा सकें। अच्छा, एक नई बात चली है, पता नहीं आपने सुना नहीं सुना। उन्हीं चमचों के साथ इंटरव्यू में एक चमची पूछती है, नरेंद्र मोदी जी
आप में इतनी ऊर्जा कहां से आती है, इतनी एनर्जी कहां से आती है? नरेंद्र मोदी जी का जवाब आता है, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, बायोलॉजिकल नहीं हूं। पता नहीं चीजें कैसे होती हैं, परमात्मा ने मुझे भेजा है और मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं परमात्मा का काम करता हूं, मुझे परमात्मा ने मिशन पे भेजा है। मतलब हिंदुस्तान के बड़े से बड़े महापुरुषों ने यह बात नहीं बोली, मगर नरेंद्र मोदी जी को लगता है कि परमात्मा ने उनको चुना है, सिर्फ उनको। हम सब बायोलॉजिकल हैं, हिंदुस्तान के किसान, मजदूर, प्रेस रिपोर्टर सब बायोलॉजिकल, मगर नरेंद्र मोदी बायोलॉजिकल नहीं। एक व्यक्ति को भेजा है, परमात्मा ने भेजा है। इंडी गठबंधन के लिए अपने वोट बैंक से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आज मैं देश के लोगों के सामने इनका एक और कच्चा चिट्ठा रख रहा हूं। कांग्रेस ने हायर एजुकेशन में कैसे एससी, एसटी, ओबीसी, हमारे दलित, हमारे आदिवासी, हमारे पिछड़े, उनका हक छीना। देशवासी जरा सुनो, ये अपने आप को बिन सांप्रदायिक कहने वालों ने दलित भाइयों के साथ, आदिवासियों के साथ, पिछड़ों के साथ कैसा घोर अन्याय किया है। दिल्ली की प्रतिष्ठित जामिया मिलिया इस्माइलिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी पूरा देश जानता है। 60 साल तक ये यूनिवर्सिटी बाकी यूनिवर्सिटियों की तरह एक सामान्य शिक्षा संस्थान के रूप में चल रही थी। इसमें भी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को रिजर्वेशन मिला करता था। ये मुजरा, मटन, मछली और क्या क्या मंगलसूत्र, मुसलमान मंदिर, मामा 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 खाली यही कर रहे, मिमिया रहे, मामा मामा। भाई कुशीनगर वालों, मुझे बताओ 85,000 करोड़ का सहारा का घपला किसके समय में हुआ? जोर से बोलो, किसके समय में हुआ? किसने लोगों को लूटने दिया? अरे अखिलेश बाबू, आपकी पार्टी सहारा के फंड से चलती थी। सहारा की लूट आपने चलने दी। नरेंद्र मोदी ने तो रिफंड देने की शुरुआत की है। मैं आज सभी सहारा वालों को बताकर जाता हूं, तीनों कोऑपरेटिव का रिफंड चालू हो गया है और 3 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसका केस सुप्रीम कोर्ट में है, मगर 3.5 करोड़ लोगों को 85,000 करोड़ रुपया पाई पाई हम वापिस करेंगे, ये हमारा गारंटी है। भाइयों बहनों, जीतना तो मोदी जी को ही, मगर मुझे बताओ जरा कुशीनगर वालों, 1 मिनट के लिए एक घमंडिया गठबंधन जीत गया तो उनका प्रधानमंत्री कौन बनेगा? कोई है क्या? अरे चलो यार, मैं आपको एक एक कर पूछता हूं। शरद पवार बन सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, बन सकते हैं? ममता दीदी बन सकती है?
लालू जी बन सकते हैं, उद्धव ठाकरे बन सकते हैं। अब हंसना मत, हंसना मनाई है। राहुल बाबा बन सकते हैं क्या? अरे क्यों हंसे भाई? बन सकते हैं क्या? जब पत्रकारों ने इनको पूछा आपका प्रधानमंत्री कौन है, तो कहते हैं बारी बारी 5 साल 1-1 साल बनेंगे। मुझे बताओ भाइयों बहनों, 130 करोड़ का देश जिसको दुनिया का नेतृत्व करना है, ये बारी बारी प्रधानमंत्री चल सकता है क्या? अरे जोर से बोलो, चल सकता है क्या? मैं आपको कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान को जड़बा तोड़ जवाब कौन दे सकता है? कांग्रेस का इरादा खेलों में भी अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता का है। यानी क्रिकेट टीम में कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, ये कांग्रेस अब धर्म के आधार पर तय करेगी। मैं आज कांग्रेस से पूछता हूं, अगर ऐसा करना ही था तो 1947 में 1947 में जब देश आजाद हुआ तो कांग्रेस ने देशवार भारत माता का 3 टुकड़े क्यों कर दिए? भारत मां की भुजाएं क्यों काट दी? देश का बंटवारा क्यों किया? 47 में ही पूरा देश आप पाकिस्तान बना देते, उसी समय भारत का नामो निशान मिटा देते।